गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर साहिल सचदेवा, एंड्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन। तो आज हम बात करेंगे यंग एज में आने वाली बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि है वेरिकोसील। वेरिकोसील एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि नसों की प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमारी कोशिकाएं जिनसे खून वापस जाता है उसमें डैमेज हो जाता है, वो वीक पड़ जाती हैं या फिर किसी सेकेंडरी कॉज की वजह से नसें जो हैं गोलियों में फूल जाती हैं। तो पेशेंट कॉमनली आता है, सर मेरी टेस्टिस में पेन रहता है, मेरे को ऐसे लगता है जैसे उसमें कोई वॉर्म्स जैसी फील आती है, जैसे बहुत ज़्यादा गुच्छे बन गए हों, मुझे ऐसे खिंचाव सा महसूस होता रहता है, या मेरी साइज़ गोली का साइज़ छोटा हो गया है सर। तो ऐसे केसेस में पेशेंट को वेरिकोसील के लिए इवैल्यूएट करना पड़ता है। इवैल्यूएशन जनरली क्लिनिकली होता है। इसके 3 ग्रेड्स होते हैं। एक जिसमें पेशेंट कहता है कि हाँ मुझे हल्का हल्का नसें दिखती हैं, लगती हैं, और सेकंड ग्रेड में पेशेंट जब हम लोग देखता है वो खुद पैल्पेट कर सकता है वेन्स को, और हमारे पास जब ओपीडी में आता है तो हम खांसी करा के देखते हैं तो हमें पता चल जाता है, जिसको हम वेल्सल्वा मैनोवर कहते हैं। और एक होता है कि पेशेंट की वो नसें जो फूली होती हैं वो दिख भी रही होती हैं, जो कि ग्रेड 3 है। तो ऐसे केसेस में क्या हमें हर ग्रेड 3 को हमेशा ट्रीट ही करना है? ऐसे पेशेंट जो कि एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनके फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, ऐसे केसेस में ग्रेड 3 में भी हम वॉचफुल रह सकते हैं। वरना जनरली हाई ग्रेड्स में, जहाँ पे मेन 3 मुख्य कारण रहते हैं वेरिकोसील होने के साथ साथ, जैसे कि गोलियों का साइज़ छोटा होना, पेशेंट को दर्द बना रहना, दवाई खाने के बाद भी दर्द बने रहना, और इनफर्टिलिटी होना। तो सारे इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या ट्रीट हो जाते हैं? तो वेरिकोसील इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न ऑफ रिवर्सिबल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि इसको ट्रीट करने से ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं उनमें स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। उसमें से भी 30 से 35% ऐसे पेशेंट्स हैं जो कंसीव कर पाते हैं। तो स्पर्म क्वालिटी ऑल्दो 60% इंप्रूव करती है, लेकिन उसमें से भी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी होती है जिनमें ये जो आगे कंसीव कर पाते हैं। और ये ज़्यादा सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, जिनका ऑलरेडी एक बेबी है, उनमें अगर आप ऑपरेट करते हैं, उनको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, उनको ओलिगोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट कम है, 5 मिलियन 10 मिलियन है, उनके अंदर क्वालिटी ऑफ स्पर्म इंप्रूव करती है, उनका नंबर इंप्रूव करता है, और फिर वो बाद में कंसीव कर पाते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट्स को एजोस्पर्मिया है, स्पर्म बिल्कुल ही नहीं है, साइज़ ऑलरेडी छोटा हो चुका है, तो क्या वो साइज़ बाद में बढ़ जाएगा? ऐसा नहीं होता है। तो इसके क्या मुख्य सर्जरीज़ हैं? ये 3 तरह की सर्जरीज़ इसके लिए एडवाइज्ड होती हैं, जो कि है माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी, जो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू करते हैं, जिसका वापस में दोबारा होने का चांस कम है, रिकरेंस रेट सबसे कम होता है माइक्रोस्कोपिक के साथ। इसके अलावा दूरबीन के रास्ते लैप्रोस्कोपिक भी आप कर सकते हैं, जो कि एडल्ट्स में बहुत कॉमनली करी जाती है, लेकिन उसके साथ हाइड्रोसील होने का और रिकरेंस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, जैसे कि गोली में बाद में फिर सूजन आ जाती है, लिम्फेटिक्स की चोट लग जाती है। इसके अलावा आजकल एक नया ट्रीटमेंट आया है जो कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के थ्रू करा जाता है, जिसको बोलते हैं एंजियोएम्बोलाइजेशन। एंजियोएम्बोलाइजेशन भी एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है, लेकिन अभी तक इसके रिकरेंस रेट और बाद में कॉम्प्लिकेशंस आने के रेट जो है अभी प्रूवन नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म में इसके आउटकम्स का भी पता नहीं है। इसके अलावा हम लोग जब ग्रेड 1 है या अर्ली स्टेजेस में पेशेंट आता है जो सिर्फ कहता है मुझे हल्का हल्का दर्द बना रहता है, तो वो क्या प्रिकॉशंस ले सकता है? उसको सर्जरी की जनरली नीड नहीं होती है, तो वो क्या कर सकता है? वो हेल्दी डाइट ले सकता है। क्यों? उसमें क्या ले सकता है कि वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकता है, जैसे अपना हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, साथ में वो अपना एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल इंजरी होती है, जिसकी वजह से ही पेशेंट को दर्द और इन्फ्लेमेशन की वजह से ही दर्द बना रहता है। वहाँ पे गंदा खून जो कि कोशिकाओं में जमा हो जाता है, जो कि वॉल्व्स के थ्रू ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वॉल्व्स डैमेज होने की वजह से वो खून वापस नहीं जा पाता है। तो इस वजह से ही पेशेंट को दर्द बना रहता है, वहाँ पे फ्री रेडिकल इंजरीज़ होती हैं और इन्फ्लेमेशन बनता है। तो पेशेंट अगर एंटीऑक्सीडेंट्स लेता है, साथ में चिया सीड्स लेता है, फ्लैक्स सीड्स लेता है, हेल्दी डाइट लेता है, अगर वो नॉर्मल वॉकिंग करता है, जैसे अपने अगर मान लो वर्किंग कर रहा है तो जाके पानी उठाने जाएगा, वापस आके पानी पीने के बाद बैठेगा, तो इतना अगर वो वॉकिंग कर रहा है, नॉर्मल एरोबिक्स कर रहा है, दैट मच ही कैन डू। लेकिन अगर वो वेट लिफ्टिंग करता है, वो स्मोकिंग करता है, वो कॉफ़ी लेता है, वो टीज़ वगैरह लेता है, ज़्यादा पीता है, ऐसे केसेस में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, फ्री रेडिकल इंजरी बढ़ती है, पेशेंट को ज़्यादा जो है दर्द बना रहता है, ऐसे में डैमेज और होता है और वेरिकोज वेन्स प्रेसिपिटेट होती हैं। तो पेशेंट को हैवी वेट लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी होती है, वो उसको स्क्रॉटल सपोर्ट पहनना होता है, जिसमें एरेशन भी हो, साइड से हवा भी जाए, लेकिन सपोर्ट भी बना रहे। और क्या करना हो सकता है? पेशेंट को स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, और अल्कोहल वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है, सोडाज वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है। ऑल्दो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, लेकिन अगर उसको पास में स्टोन्स वगैरह रहे हों तो पालक या फिर केल वगैरह चीज़ें नहीं लेनी है।
अगर इतनी चीज़ों का भी वो पेशेंट सेवन करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा लेता है, तो वो इससे बचा रह सकता है। थैंक यू।